चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अभी भी स्टडी जो है वो जारी है। मतलब ये है कि पहले कौन आया, परमाणु के पापा यानी जॉन डाल्टन ने 1808 में स्टडी किया, कुछ कमियां रह गई, यानी बहुत सारी कमी थी, उसको किसने फाइंड किया, 1886 में गोल्डस्टीन ने आया, धन आयन का नाम दिया। फिर 1897 में आया यानी 1897 में जे थॉमसन ने आए और अपना भी परमाणु मॉडल भी दिया और इलेक्ट्रॉन को भी ढूंढ लिया। अब ये दोनों चीजें होने के बाद अभी भी जो परमाणु के स्थायित्व के बारे में अभी भी क्या था, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था समझने के लिए। और अभी भी एक कण का जो नेम है वो भी बचा हुआ था, एक कण का नेम जो निकला है इलेक्ट्रॉन, एक जो पार्टिकल से अभी भी बचा हुआ है। हालांकि गोल्डस्टीन ने उसको क्या कहा था 1886 में, ये पॉजिटिव आयन है। तो चलिए 1911 में रदरफोर्ड ने स्टडी किया, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्या ले लिया, पहले तो अल्फा का एक सोर्स ले लिया। अल्फा सोर्स कहने का मतलब ये है जहां से अल्फा किरणें या अल्फा का जो कण है वो निकलता है, और अल्फा कण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर दूसरा क्या करता है, एक गोल्ड प्लेट ले लेता है। गोल्ड प्लेट कहने का मतलब ये है कि गोल्ड फॉइल है, सोने का पतली सी पन्नी है, बहुत ही ज्यादा पतली है ये, यानी 200 नैनोमीटर का है, ये 200 नैनोमीटर का पतली सी पन्नी है गोल्ड का। इसके बाद जो बैक साइड है वो स्क्रीन लगा होता है, और इसके जो इनर पार्ट में यानी अंदर के पार्ट में लेपन लगा होता है जिंक सल्फाइड का, जो ये बताता है कि यहां से अगर अल्फा कण जो है यहां पे क्या होगा, फॉल होगा, या यहां पे टकराएगा तो वो क्या होगा, फ्लैश होगा, यानी कि उस फ्लैश होगा कहने का मतलब यह है कि वो चमकेगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो मौजूद हैं। तो अब वर्किंग प्रोसेस पे बात करते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया, यानी जो प्रयोग है वो उन्होंने स्टार्ट किया। क्या किया, यहां से अल्फा स्रोत से, अल्फा का जो स्रोत है जहां से अल्फा कण निकलते हैं, तो जैसे ही अल्फा कण कहां पे फॉल होता है, इस गोल्ड प्लेट पे फॉल होता है, तो कुछ कंडीशन होते हैं। पहला क्या होता है कि उसके जो 90% जो अल्फा रेज है या अल्फा का जो कण है 90% सीधे निकल जाता है, कोई ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, सीधे निकल जाता है। फिर कुछ जो पार्टिकल्स है यानी जो 9% जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है सम एंगल में, बहुत ही छोटे से एंगल बनाते हुए क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 9% जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ जो अल्फा रेज है उनमें से भी कुछ पार्टिकल्स है जो 20,000 में से 1 पार्टिकल्स वापस क्या हो जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं, यहीं से क्या हो जाते हैं, टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 20,000 में से 1 पार्टिकल जो होते हैं वापस रिट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी अपने ही रास्ते से 180 अंश का डिग्री एंगल बनाते हुए वापस आ जाते हैं। तो इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकलता है। क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है, अंत निकल गया कि 99% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या निकल जाता है, सीधे निकल जाता है। सेकेंड पॉइंट ये बन जाता है कि 9% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं सम एंगल, मतलब एकदम छोटा सा एंगल बनाते हुए मुड़ जाता है, यानी अपने दिशा से भटक जाते हैं। तो ये 9%। और 20,000 में से 1 पार्टिकल्स जो है, 20,000 में से 1 पार्टिकल जो है वापस क्या हो जाते हैं, रिट्रैक्ट हो जाते हैं। रिट्रैक्ट हो जाना मतलब अपने ही रास्ते से वापस आ जाना। तो अब ये तो हो गया इसका ऑब्जर्वेशन कि क्या एक्सपेरिमेंट किया। अब इससे रदरफोर्ड ने देखा कि क्या निष्कर्ष निकल सकता है। यहां से एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, पहला पॉइंट, एटम्स आर स्फेरिकल। उन्होंने भी बताया कि एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, गोलाकार के होते हैं। चलो ऑब्जर्व कर लिए। ऑब्जर्व करने के बाद बता रहे हैं कि एटम क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, जो जॉन डाल्टन ने भी बताया था और जे थॉमसन ने भी बताया था। तो पहला पॉइंट तो सभी का एक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि 90% जो अल्फा पार्टिकल है सीधे निकल रहा है। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि भैया 90% सीधे निकल रही, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर के मैक्सिमम जो जगह है यानी अधिकांश भाग है वो क्या है, खाली है। इसीलिए उन्होंने कहा कि एटम्स के अंदर अधिकांश भाग खाली है, ये बता दिया। फिर तीसरी पॉइंट उन्होंने और देखा कि 9% जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके नाभिक में, नाभिक मतलब कि उसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं, तो इसके नाभिक में कोई पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन कौन सा होता है, उसका नाम भी बता दिया, पॉजिटिव आयन प्रोटॉन है जिसपे प्लस चार्ज होते हैं, ये बता दिया। अब प्रोटॉन का नाम किसने दे दिया, रदरफोर्ड ने दे दिया।
धन आयन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। अब प्रोटॉन का नाम कौन दे दिया? रदरफोर्ड ने दे दिया। तो ऐसे दिया, डिफ्लेक्ट होता कब है, यानी अपने रास्ते से क्यों मूव हो गया? क्योंकि यहाँ पे कोई पॉजिटिव आयन है, तभी तो क्या हो गया, अपने जगह से मूव हो गया। क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव है और यहाँ पे प्रोटॉन का पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो गया। इसीलिए 9% क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं अपने जगह से। तो इसके अंदर यानी उसके न्यूक्लियस में क्या है, एक पॉजिटिव आयन है जिसका नाम क्या है, प्रोटॉन है। ये बता दिया रदरफोर्ड ने। और उन्होंने और क्या बताया कि इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब इसका जो रेडियस होता है वो 10 का पावर -15 मीटर होता है। कि एक एग्जांपल के लिए अगर 5 किलोमीटर का कोई एरिया है, मान लो जाए 5 किलोमीटर का जो एरिया है और वो एरिया क्या है, एक परमाणु या एटम है, तो उसके जो सेंटर होगा, एक छोटा सा जो गेंद होता है, जो बॉल होता है, वो इसके इक्वल होगा। तो वो क्या है, प्रोटॉन है। मान लो जाए इतना जो एरिया है वो क्या है, 5 किलोमीटर है। मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो ये क्या है, एक गेंद है। गेंद है यानी कि एक क्या है, बॉल है। तो ये इसके इक्वल होता है, इतना छोटा होता है प्रोटॉन। और उन्होंने और क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके वृत्ताकार जो पथ, ये क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिटल मतलब कि एक कक्षा हो गया। और कक्षा के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पे माइनस चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, राउंडिंग करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। ये सारी चीजें ये रदरफोर्ड ने बता दिया कि ये चीजें होती हैं, और फिर अपना परमाणु मॉडल दे दिया। इस परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इसी को न्यूक्लियस मॉडल बोलते हैं, इसी को हिंदी में नाभिकीय मॉडल बोलते हैं, और अल्फा प्रकीर्णन मॉडल भी कहते हैं। चलिए रदरफोर्ड के अब लिमिट के बारे में देखते हैं, तो कौन कौन सी सीमाएं थी, यानी कौन कौन सी कमियां थी। तो पहला कमी तो ये निकल जाता है, उन्होंने क्या बताया कि एटम क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। चलिए हमने मान लिया स्फेरिकल होते हैं, और इसके सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर क्या करते हैं, इसके राउंडिंग करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोविद्युत विकिरणन है ना, यानी जिसको बोलते हैं विद्युत विकिरणन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी लॉस हो जाएगा, इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं भैया, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक न एक दिन तो लॉस होगा, इसकी एनर्जी लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, लॉस होते 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 किस में मिल जाएगा, प्रोटॉन में गिर जाएगा या मिल जाएगा। तो ये क्या है, असंभव है। तो ये जो पहला पॉइंट निकल जाता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगा तो प्रोटॉन में मिल जाएगा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो ये पहला लिमिट निकल गया। दूसरी चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन कहां पे है, मेन उसका जो फिक्स पोजीशन क्या है। राउंडिंग करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, कहां पे उसका एंडिंग होता है, या राउंडिंग करते ही रहते हैं तो उसका फिक्स पोजीशन क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। और भी चीजें हैं जैसे कि उसकी एनर्जी जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, उसका साइज क्या है ना, उसका स्पिन क्या है। स्पिन मतलब कि उसका चक्रण कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज राउंडिंग करता है कि क्लॉकवाइज राउंडिंग कर सकता है। तो इस प्रकार से परमाणु के बारे में अच्छे से उसके स्थायित्व के बारे में स्टडी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी से नाभिकीय मॉडल प्रेजेंट करने से बहुत सारी जो चीजें हैं उसको समझने में सहायता मिला। अब इसके बाद 1913 में नील